गैरफाल वकला के बेहताशा मसाइल इंसाफ की फराहमी के हवाले से मुकदमात इंतबा का शिकार जिम्मेदार कौन। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हम लाहौर में सीनियर कानूनदान जनाब हारून इब्राहिम साहब के साथ आपके चैम्बर में मौजूद हैं। कायद के पाकिस्तान हमारी पहचान पाकिस्तान कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर, हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका तारुफ। एक थोड़ी सी इस्लाह करता चलूँ, मैं बिल्कुल सीनियर कानूनदान नहीं हूँ। हमारी नज़र में, हमारी आवाम की नज़र में आप सीनियर कानूनदान। आपकी मेहरबानी है, बट मैं नहीं हूँ। हम ये मेरी जितनी प्रैक्टिस है इसको तो मेरा ख्याल से वो जो कहते हैं ना कि एक इन्फेंट होता है, बच्चा होता है, बिल्कुल वो उतना ही होगा। तो तभी तो हम पैदा हुए हैं इस पेशे में। सो इट्स ये बट मेरा नाम इब्राहिम हारून है और हम सिविल लॉ सर मैं लाहौर से हूँ जी। अपनी मौजूदा पस मंजर के बारे में कुछ आगाही फरमाएं। बस यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं जी लाहौर में, और हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स। अपनी तालीमी पस मंजर के बारे में कुछ आगाही फरमाएं। मैंने जी BA LLB किया हुआ है। यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है लाहौर में, लम्स के नाम से। कौन से सन में? गालिबन 2015 में जी। और फिर मैंने LLM किया हुआ है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, वहां से। कौन से सन में सर? ये 2018 में। माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है पाकिस्तान की? हमारा निज़ाम तालीम भी बहुत अच्छा है, मगर उसमें एक इशू ये है कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है एजुकेशन का, वो पब्लिक सेक्टर से सुना है कि बहुत बेहतर है। बट अब समझ ये आ रहा है, मैं खुद प्राइवेट सेक्टर से पढ़ा हुआ हूँ, आई नेवर स्टडीड इन द पब्लिक सेक्टर, मगर अब सुनने में आ रहा है कि पंजाब में कम से कम नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कुछ खुल रहे हैं और दानिश स्कूल भी हैं। मगर ये जो अभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खुल रहे हैं, और ये शायद एक ये बाग जना के सामने खुला है, दिस इज स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन। तो बेहतर हो रहा है हमारा तालीम। पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम, प्राइवेट तालीम का राज, नई नस्ल का क्या मुस्तकबिल है? अब रट्टा सिस्टम इतना रह नहीं गया जी। अब बच्चों के अंदर भी थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आ गया है। वो समझते हैं, वो रट्टे नहीं लगाते। हाँ, कुछ किसी हद तक होता है मेट्रिकुलेशन के अंदर कि वो सवालों के जवाब रट्टे लगा लेते हैं, बट मेरा ख्याल से वो वक्त अब खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तालीम सेहत कौम का बुनियादी हक। पॉलिसी मेकर बजट के मौके पर तालीम सेहत को क्यों नजरअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से ये एक सियासी सवाल है, मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। निज़ाम तालीम को कैसे फाहल बनाया जाए? मैं आपको कानून की तालीम के बारे में बता सकता हूँ। मेरी राय यह है, मैं 10-11 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, और मेरी राय ये है कि अगर हम अपने जो हमारा लीगल एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक लीगल एथिक्स की एक क्लास ज़रा सीरियसली पढ़ाएं, और उसको पढ़ाए जाते हैं एथिक्स, लेकिन जिस तरह बाकी ममालिक में पढ़ाए जाते हैं, जिस तरह यूनाइटेड किंगडम में पढ़ाया जाता है, अमेरिका में पढ़ाया जाता है, एथिक्स के ऊपर फोकस होता है, वो कम है। हमारे जो LLB की डिग्रीज है, इसके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई कि हमारे एक बड़े सीनियर वकील हैं मोहम्मद अहमद कयूम साहब, उन्होंने एक बार वोकेशनल कोर्स जी उनके साथ, तो उन्होंने एक बार वोकेशनल कोर्स, जब वो पंजाब बार काउंसिल के मेंबर थे, वो शुरू करवाया, और उसके अंदर एथिक्स पे वो खुद हर दफा लेक्चर देते थे, और बड़ा उसको उन्होंने पुश किया, जिसकी वजह से मेरा ख्याल से मुझे जब से BBC शुरू हुआ है, आने वाले वकला में जो लीगल एथिक्स जो है वो जरा बेहतर करके नजर आते हैं। दे अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। इससे पहले तो शायद पता नहीं होता था कि एथिक्स एक्चुअली क्या है, कानून में एथिक्स क्या लिखे हुए हैं। तो LLM आपने किया लंदन से, अमेरिका से। उसके बाद रुझान कैसे पैदा हुआ शोबे वकालत पाने का?
मैं उससे पहले से वकील था जी। जी मैं 2015 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी। मैं 2 साल प्रैक्टिस करके तो फिर LLM करने गया था। कभी बार की सियासत में हिस्सा लिया? नहीं जी। क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है? नहीं जी। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के मौके पर वो वोट किसको देते हैं? ये पर्सनल मैटर है। बहुत निजी सवाल है। आजकल आप अपनी इंडिपेंडेंट खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इस इदारे का ढांचा क्या है और खिदमत क्या है? एक बार फिर कहिएगा, मैं थोड़ा, मेरे कान जो है ना कमजोर। आजकल आप इंडिपेंडेंट अपनी खिदमत अंजाम जी। दे रहे हैं जी। आपके इदारे का नाम क्या है और ढांचा क्या है? ये हमारा दफ्तर जो है जी। ये जी आमिर रजा लॉ एसोसिएट्स इसका नाम है जी। मेरे नाना जो थे वो एक वकील थे जी और टीचर भी थे, आमिर रजा साहब थे। जी। और उन्हीं की देखा देखी मैं इस पेशे में भी आया। और हमारे इदारे जो ये हमारा दफ्तर है इसका तरीका कुछ ये है कि बस इसकी एक फिलॉसफी है, वो ये है कि सबसे अच्छी लीगल सर्विसेज, जितनी हम बेहतर लीगल सर्विसेज दे सकते हैं वो देंगे। और ये बस याद रखेंगे कि किसी क्लाइंट के ऊपर फीस लेते वक्त उतना बोझ ना डालें जो वो बर्दाश्त ना कर सके। अगर माजी की बात की जाए 2015 की, जी। तो जब आपने अपने करियर का आगाज शुरू किया लीगल प्रैक्टिस के हवाले से, आपके उस्ताद मोहतरम कौन थे? मेरे उस्ताद मोहतरम थे जी, एक साहब हैं अली मसूद हयात साहब। और अली मसूद हयात साहब शागिर्द थे, एक बहुत बड़ा नाम था सिविल लॉ में अहमद वहीद खान साहब का। तो ये इन दो की सरबराही में मैंने सिविल प्रैक्टिस करनी शुरू की। और जब तक मैं अमेरिका नहीं गया मैं इनके पास काम करता रहा। गालिबन ये 2 साल का वक्त था। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैं गालिबन डेढ़ साल या 2 साल के लिए एक बड़े सीनियर वकील हैं पाकिस्तान के ख्वाजा हारिस साहब जी। उनके साथ काम किया। बट वो कुछ मखसूस मुकदमों में काम किया। एंड दोनों दफातर में आई थिंक कि मैं आज वकालत में जो कुछ हूँ इन दो की वजह से हूँ। वहीद साहब और ख्वाजा हारिस साहब बड़े नाम हैं। ये प्रोफेशनल शोबा है। नए आने वाले वकला शॉर्टकट चाहते हैं, जबकि आप इन वकला से आज इस मुकाम तक पहुंच गए। शॉर्टकट क्यों चाहते हैं? वो नए वकला शॉर्टकट क्यों चाहते हैं? देखिए जी, हर कोई जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है और उसकी कोशिश है। सिर्फ वकला का मसला नहीं है, दुनिया भर में हर किसी का मसला है कि वो दे वांट टू गेट फार अहेड इन लाइफ एंड इन अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम। वो नहीं चाहते कि हमें ज्यादा वक्त लगाना पड़े। तो ये हर किसी का मसला है, सिर्फ वकला का मसला नहीं है। 2012 में गालिबन मुझे याद है मेरी जो मैं ख्वाजा हारिस साहब के पास ही इंटर्नशिप कर रहा था जी। तो ख्वाजा हारिस साहब से ज्यादा मेहनती आदमी मैंने आज तक नहीं देखा है। मैंने आज तक, मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं उनके साथ उनका शागिर्द रह चुका हूँ, मगर मैंने उनसे ज्यादा मेहनती आदमी आज तक नहीं देखा। और वो सुबह सुबह अपने दफ्तर पहुंच जाते थे गालिबन 8 बजे। ये 2012 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैं लॉ स्टूडेंट था, समर में काम किया उनके साथ। तो वो सुबह 8 बजे दफ्तर पहुंच जाते थे और फिर वो 2-3 बजे तक कोर्ट का काम करके और अपने दफ्तर का काम करके तो ही वुड गो होम। फिर वो शाम 7 बजे आ जाते थे और फिर देन ही वुड वर्क इनटू द नाइट। यानी कि 1 बज जाए, 2 बज जाए, 3 बज जाए, जब तक अगले दिन का मुकदमों की तैयारी नहीं हो गई ऐसा वापस नहीं जाते थे। तो मेरा ख्याल से ये जो कल्चर था ये ख्वाजा साहब और उनसे जो ऊपर वाली जनरेशन थी वकला की, वो ये किया करते थे कि कोर्ट तक काम मुकम्मल करके उसके बाद घर जाके थोड़ा आराम करना और फिर फ्रेश होके वापस आ जाना। इससे काम करना आसान हो जाता था। और ये जिस दौर की बात है उस टाइम पे लोगों के घर भी करीब करीब थे अदालतों के, वकला के तो खास तौर पे। तो ये कर लिया करते थे लोग। आजकल की जो नौजवान नस्ल है वो ये इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करती। ये प्रोसेस बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल ठीक है जी। इससे आप 24 के 48 घंटे बना लेते हैं अपने दिन के।
लेकिन ये जो आजकल बच्चे आ रहे हैं उनको ना ये तरीका सिखाया जाता है, ना उनको बताया जाता है कि ये एक तरीका है काम करने का, ना वो करना चाहते हैं, क्योंकि कौन घर जाए इतना दूर फिर वापस आए। जो अहम शख्सियत से आपने प्रैक्टिस हासिल की, फिर आपने LLM की डिग्री अमेरिका से भी हासिल की, आप सीनियर प्रोफेशनल वकील हैं। आपके मैं नजदीक सीनियर नहीं हूँ जी। हमारी नजर में, क्योंकि LLM कर लिया और सीनियर की प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज होती है। सीनियर की प्रैक्टिस जितनी भी की जाए कम है। आपके नजदीक वकला के चंद और बड़े मसाइल क्या है? देखिए जी, ये आप एक बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। वकला का मेरी नज़र में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके जो क्लाइंट हैं जी। और ये मसला डॉक्टरों का भी है। उनके जो क्लाइंट हैं वो चाहते हैं कि वकला उनके लिए फलाही काम करें। फॉर सम रीजन लोगों को ये लगता है कि वकील का काम है कि वो पैसे ना मांगे, और वो जो मिसाल आपने सुनी होगी कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो लोग चाहते हैं कि घोड़ा घास से दोस्ती कर ले और उसको खाए मत। ठीक है। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि clients don't want to pay lawyers the fee that a lawyer should be paid। मैं इसको काफी ओपन एंडेड छोड़ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो वो मांग रहा है, मैं कह रहा हूं जो उसकी उजरत बनती है। लेकिन सर हमने ये भी देखा है क्लाइंट और वकला के दरमियान जो तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो जाते हैं, अक्सर हमने देखा कोर्टों में भी कि लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं वकला और क्लाइंट के दरमियान। ये ऐसी क्या वजूहत है? देखिए, क्लाइंट चाहता है कि उसको एक मखसूस किस्म की रिलीफ मिले, जो वो चाह रहा है उसको वो मिल जाए, और अगर उसको वो नहीं मिला तो उसके वकील का कसूर है। लोग भूल जाते हैं कि सामने एक जज बैठा हुआ है जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, अपना माइंड है, और वकील का काम उस जज को परसुएड करना है। वकील आपकी मांगी हुई रिलीफ लेके देने के पैसे नहीं लेता आपसे, वो आपका मुकदमा सबसे अच्छे तरीके से, जिस तरीके से वो बयान कर सकता है, कानून को मद्देनजर रखते हुए, जो फैक्ट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए वो बयान करता है, और फिर जज साहब ने फैसला करना हो। सो क्लाइंट लड़ पड़ते हैं और उनको लगता है कि इसने कुछ गलत किया होगा, या इसने मेरा केस सही तरह नहीं लड़ा, बट दे फॉरगेट के वकील फैसला नहीं लिख रहा, जज फैसला लिखता है। अक्सर ये भी देखने में आ रहा है कि क्लाइंट जो है एक छोटे वकील के पास चले जाते हैं, प्रोफेशनल वकील के पास नहीं जाते अपना मुकदमा लेकर कि सस्ते में कोई काम हो जाए, जहां दरारें पैदा हो जाती हैं। क्यों लेके जाते हैं उनके पास? पैसे बचाना चाहते हैं जी। मैं आपको बताया ना कि दे डोंट वांट टू पे लॉयर्स व्हाट द लॉयर डिजर्व्स और व्हाट ही शुड बी पेड। और अगर जब वो वकील पैसे मांगता है तो मार्केट बहुत बड़ी है, ये बड़ी एक सैचुरेटेड मार्केट है वकीलों की, तो आप पत्थर उठाएंगे वकील बैठा है। क्या इस हवाले से काले कोर्ट के लिए कोई कानून साजी है? अगर कानून साजी है तो अमल दरामद नजर क्यों नहीं आता? मेरा ख्याल से जी पिछले 1-2 सालों में कानून साजी हुई है जी, और मेरा ख्याल से बार काउंसिल इसमें अमल दरामद कर रही है, जो मुझे पता है। वकला पर आजकल झूठे मुकदमा दायर किए जा रहे हैं, झूठे FIR दर्ज की जा रही है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है वकला को। इस हवाले से मैंने वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल ख्वाजा कैसर भट्ट साहब से भी बात की, और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल पीर मसूद चिश्ती साहब से भी बात की कि सर आपकी तरफ से जो मजम्मती बयान पे जारी होते हैं, इस पर कोई पेशरफ होती है या सिर्फ मजम्मती बयान ही होते हैं? ये सवाल आपसे। मुझे इसका मैं जिस तरह मैंने कहा, मैंने कभी बार की सियासत में हिस्सेदारी नहीं की। तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है वकला को, काले कोर्ट की पामाली की जा रही है, उस हवाले से मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। कभी कोई ऐसे वाक़यात आपको रहनुमा हुए? मेरे ऊपर नहीं हुआ जी। ये खासियत होती है प्रोफेशनल वकला में और जूनियर वकला में सर, जिसकी वजह से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा नहीं। देखें, जो आप मैं गुजारिश करूंगा, ये डिस्टिंक्शन ना ड्रॉ कीजिए जूनियर वकील और प्रोफेशनल वकील। जूनियर वकील भी प्रोफेशनल हो सकता है। प्रोफेशनल वकील वो है जो कि अपने काम को 100%, जूनियर वकील भी
प्रोफेशनल वकील हो। नहीं देखने में आता सर, ऐसी तासुरात पाए जाते हैं, वो तासुरात पाए जाते हैं सर। उसकी भी वजह है। हाँ, आगे आप पूछिए। बेंच और बार के दरमियान कहाँ हालात खराब पैदा होते हैं? बेंच और बार के दरमियान कहाँ हालात खराब होते हैं? ये आई थिंक जो कभी कभी इस तरह का मामला हुआ कि जो मुझे याद पड़ता है, जिसकी वजह से जो मुझे भी तंगी महसूस की मैंने कि हाँ ये एक मुश्किल होगी, वो ये कि जब सिविल कोर्ट्स मॉडल टाउन में भी खोल दी गई और फिर कुछ बात शुरू हुई कि कैंट में भी खोली जाएंगी, बट अब सुना है कि चीफ जस्टिस साहिबा ने हम वकला के ऊपर बहुत मेहरबानी की है और मेरे ख्याल हम सब उनके बेहद शुक्रगुजार हैं कि मैंने सुना है कि अब एक पूरा कॉम्प्लेक्स बन रहा है और टावर्स बन रहे हैं जिसके अंदर सारे लाहौर के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी, चाहे मॉल टाउन वाले भी केसेस उसी एक कॉम्प्लेक्स में सुने जाएंगे। तो ये वकीलों के लिए भी आसानी होगी, ये साइलान के लिए भी आसानी होगी, टाइम भी बचेगा जी। ये क्योंकि देखिए ना कि जरूरी है कि पहले हाई कोर्ट खत्म करके तो फिर सिविल कोर्ट जाया जाए। तो सिविल कोर्ट अगर उधर भी जाना है, सिटी की तरफ, मॉल टाउन की तरफ भी जाना है, तो वक्त इतना लग जाता है कि बस कभी कभी नहीं पहुंच पाते या मुश्किल हो जाता है। निचली सतह की अदालतों की बात अगर की जाए जी, आप माशाल्लाह निचली सतह की अदालतों में भी पेश होते हैं और हाईकोर्ट में भी, हालात क्या देखते हैं? किस 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 एंगल से निचली सतह की अदालतों के हालात और हाईकोर्ट के हालात के बारे में आपकी क्या राय है? निचली सतह के अदालतों के मामले में मुझे एक चीज जो पसंद नहीं है, जो वो ये है कि छोटे छोटे कमरों के अंदर हमारे सिविल जजेस बैठे, वहां पे जज साहब के बैठने की भी जगह नहीं है और वकील साहब के बैठने की भी जगह नहीं है, वकील साहबान के खड़े होकर आर्ग्यू करने की भी जगह नहीं है। देयर आर सम कोर्ट रूम जिनके अंदर आप जब घुसते हैं तो वो लगता नहीं है कि वो कोर्ट रूम है, क्योंकि वो जब बिल्डिंग्स बनी थी वो अदालतों की नजर में रखते हुए नहीं बनी थी। जिस तरह ये हमारा एक एलडीए का प्लाजा है, एलडीए प्लाजा जो साथ है, तो अगर आप मस्जिद ब्लॉक है जो सिविल कोर्ट का, उसकी अदालतें देखें और फिर एलडीए वाली अदालतें देखें तो आपको समझ ही आएगी कि मस्जिद ब्लॉक की अदालतें बाकायदा कोर्ट्स हैं, वहां पे वकीलों के लिए रोस्टर्स बने हुए हैं, उनकी सिटिंग टेबल्स बनी हुई हैं, पीछे कुर्सियां लगी हुई हैं। लेकिन अगर आप एलडीए प्लाजा की वही सिविल कोर्ट में चले जाएं तो वहां पे आपको दो कुर्सियां जो अभी हाल ही में चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा ने जो अहकाम जारी किए हैं एक प्लाजे के, इस पर कुछ अमल दरामद में नजर आता है? मेरा ख्याल से शुरू हो गया भाई जी, काम हो गया, उसकी जो फाउंडेशन बुनियाद रख दी गई है और अब काम शुरू हो गया है। निचली सतह की अदालतों में फैमिली और सिविल मुकदमात की भरमार पाई जाती है। हाल ही में ऑनरेबल चीफ जस्टिस आलिया नीलम की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है 3 मामले डिस्पोज ऑफ किए जाए फैमिली और सिविल मुकदमा, जिनको रद्दी बनाकर टोकरी में डाल दिया गया है। इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए ये फैसला बहुत अच्छा है, बट 3 माह में सिविल ट्रायल खत्म हो नहीं सकता, बट ये बात नहीं है कि उसको 2-3 साल भी लग जाने चाहिए। ठीक है, सिविल ट्रायल को समझने का एक बड़ा खूबसूरत तरीका है, वो ये है कि सिविल ट्रायल की कुछ स्टेजेस हैं, दावा, जवाब दावा, ठीक है जी, इश्यूज जो फ्रेम होंगे इन दोनों के बाद, एविडेंस जिसके अंदर एग्जामिनेशन इन चीफ आता है, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, आर्ग्यूमेंट्स और जजमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से लेके चलें और तेज लेके चलें तो जल्दी खत्म हो सकता है, लेकिन 3 महीने में मेरी जाती राय है कि मुश्किल है। आजकल देखने में आ रहा है निचली सतह की अदालतों में डबल जजमेंट आ रही है। क्यों, क्या आ रही है? डबल जजमेंट। एक जज जो फैसला करता है फिर दूसरा जज जो है एतराज लगा देता है। नहीं, ये मैंने नहीं, अपील के तौर पे, अपील के तौर पे नहीं। देखिए ना, अगर एक सिविल कोर्ट ने फैसला किया और उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है तो डिस्ट्रिक्ट जज को पूरा इख्तियार है कि अगर उसको लग रहा है कि फैसला ठीक नहीं हुआ तो वो उसको सस्पेंड कर दे। लेकिन एक वक्त था, और ये मेरा ख्याल से हमारी लोअर जुडिशरी को समझना चाहिए, तो फैसले कर देते हैं और जल्दी में भी कभी कभी कर देते हैं।
एक वक्त था जब सबसे बुरी बात यह समझी जाती थी फॉर अ सिविल जज कि अपील में उसका फैसला सस्पेंड हो गया है या ओवरटर्न हो गया है, ठीक है। तो अब वो दौर नहीं रहा। अब ये शायद मेरी नजर में जजों को, शायद जज साहबान को हाई बुरा नहीं कोर्ट में लगता। तकरीबन 26 लाख से ज्यादा मुकदमात इल्तिबा का शिकार, जिम्मेदार कौन? वो लोग जो मुकदमे करते हैं, क्लाइंट। क्लाइंट नहीं जी। लेट मी एक्सप्लेन दिस, ये बड़ा जरूरी है। जी हाई कोर्ट के अंदर और कहीं पे भी जी इसको ये ना समझे कि ये जज साहबान की गलती है कि फैसले नहीं कर रहे। इसको ये मत समझिए कि वकला की गलती है। ये एक पूरा एक सिस्टम है जो हमें समझने की जरूरत है, इसको टेक्निकली समझने की जरूरत है। हाई कोर्ट के अंदर जब मुकदमा जाता है ना, कोई भी बंदा उठ के मुकदमा हाई कोर्ट में कर सकता है, ठीक है। ठीक है। अब वो मुकदमे, पहला स्टेप है वो मुकदमा ब्रांच में जाता है। ब्रांच एतराज लगा सकती है और आप यकीन करें ब्रांच बहुत मुकदमों पे रोज एतराज लगाती है। कुछ क्या कमेटी मुकदमे, नहीं होता है? हाँ, वो आगे नहीं जाते, तो वो वहां पे खत्म होते हैं। फिर कुछ मुकदमे हाईकोर्ट तक पहुंचते हैं, जो कि देखिए ना, कुछ चीजों में जुडिशियल माइंड की एप्लीकेशन दरकार है जो ब्रांच फैसला नहीं कर सकती, वो हाईकोर्ट तक पहुंचता है। अब हाईकोर्ट के जज साहिबान का कसूर या वकला का कसूर नहीं है कि एक क्लाइंट जिसको उसके वकील ने कहा कि भाई तुम सिविल कोर्ट जाओ या तुम फलाने ट्राइब्यूनल चले जाओ, वो क्लाइंट, ये होता है कि क्लाइंट्स इंसिस्ट करते हैं कि हमें हाईकोर्ट ही जाना है, हमें लेके जाएं। अब हाईकोर्ट के पास रोज के हिसाब से हजारों मुकदमे आ रहे हैं और उसके अंदर बहुत सारी तादाद ऐसी है जो कि मुकदमा हाईकोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, ओरिजिनल रिट जुरिस्डिक्शन में आना बनता ही नहीं था, मगर फिर भी ले आया जाता है। ठीक है जी, क्योंकि देखिए हमारा कोई 1947 लाने वाले कौन है सर? वकला ही है, डायरेक्ट एप्लीकेंट को वकील जो है, वकील जो होता है ना जी, वो करता है जो क्लाइंट चाहता है। अगर वकील को क्लाइंट कह रहा है ना नहीं मैंने हाई कोर्ट ही जाना है, वकील उसे कहेगा भाई तुम सिविल कोर्ट तुम्हारा जाना बनता है, तो क्लाइंट कहेगा नहीं आप हाई कोर्ट लेके जाएं, तो वकील उसे बता देगा मैं ले जाता हूं जी, तो डिसमिस हो जाएगा आपका केस, और वो केस डिसमिस हो जाता है। शायद टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। झूठे मुकदमात के बारे में आपकी क्या राय है? वो तो बहुत कम हो गया है जब से वो ये बायोमेट्रिक वाला सिस्टम हुआ है। ये इससे थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई बायोमेट्रिक वाले सिस्टम से कि जो साइलान थे उनको जाके बकायदा बायोमेट्रिक करवानी पड़ती है, ये सारा कुछ होता है। लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि बहुत सारी जो फ्रिवलेस लिटिगेशन थी वो कम हुई। 2015 से कभी आपके पास 11 साल दौर में कभी कोई झूठा मुकदमा आया? हाँ जी, आया था जी। बट जिस दिन क्लाइंट आया था उसी अगले दिन उसने अगले दिन आके फीस दी और मुझे समझ आया कि ये मुकदमा गलत करना चाह रहा है, मैंने उसी टाइम फीस वापस कर दी थी, पर वो मुकदमा मैं नहीं लेके ये गया। बड़ी ऑनर की बात है कि आप जैसे शख्सियत अभी भी मौजूद हैं। सर आजकल चल रहा है फेस रीडिंग का सिलसिला। किसका? फेस रीडिंग, चेहरा शनाख्त जी जी जी। अदालतों में, निचली सतह की अदालतों या निजाम अदालत, अदालतें जो है चेहरा शनाख्त के तहत वकला को सुनती नजर आ रही हैं, फैसले करती नजर आ रही हैं। नहीं 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 नहीं, इसको जरा, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं जी। जिस वकील के चेहरे पे उसको रिलीफ मिल जाती है ना जी। उसने सर झुका के 35 साल मेहनत की होती है। वो एक स्टेज पे पहुंचा होता है कि जज साहिबान को पता होता है कि ये जो कह रहा होगा ठीक कह रहा होगा, ठीक है, तो इसलिए उनके चेहरे पे कभी कभी उनको रिलीफ मिल जाती है। लेकिन ये अपने जहन से निकाल दें कि वो प्रिपेयर्ड नहीं होते। क्या आपकी नजर में अदलिया के जज साहिबान बाखूबी खिदमत अंजाम दे रहे हैं? जी, बिल्कुल दे जिसकी वजह से आईनी अदालतें क्यों कायम की गई सर? ये एक सियासी सवाल है जी, मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। अच्छा, ये एक सियासी सवाल है। अदलिया को किस निगाह से देख रहे हैं? अदलिया की आजादी को किस निगाह से देख रहे हैं? ये भी सियासी सवाल है जी, मैं इसका जवाब। अदलिया को कैसे फहाल और मजबूत बनाया जाए? मुझे इस पे सोचना पड़ेगा। मेरा ख्याल से अदलिया ऑलरेडी काफी मजबूत है, ये मेरी राय है, मगर मुझे इस पे सोचना पड़ेगा और
क्या आपको अदलिया बहाल नजर आती है? ये भी सियासी सवाल है। क्या आपको मैं जब अदालतों में पेश होता हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि मुझे मेरे चेहरे की बेसिस पे रिलीफ नहीं मिलती। ठीक है जी, मैं आपको ये बता दूं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, मैं जब जब पेश हुआ हूं, मैं मुकदमा हारा भी हूं तो मेरा फैसला ठीक हुआ है। अदालतों ने एटलीस्ट मेरे साथ, मैं नीचे की अदालतों की भी बात कर रहा हूं और मैं ऊपर की अदालतों की भी बात कर रहा हूं, नाइंसाफी नजर नहीं आया आपको? वो जो फैसला करते हैं वो ठीक फैसला। राइट सर। अगर मुझे उससे इख्तिलाफ है, मैं अपील में चला जाऊंगा। जी, क्या आपको रोशन पाकिस्तान नजर आता है? इंशाल्लाह जी, कमी की बुनियाद पर बना है तो इसलिए मजबूत और रोशन नजर आता है। हाँ जी कश्मीर पे बात कर लें सर। सर, सियासत मैं आपको सिर्फ सच्ची कश्मीर बताऊं, पे, कश्मीर के हमारा आप जरूर मेरे से सवाल पूछ लें, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मुझे इन चीजों के बारे में कश्मीर पता तो गए नहीं होंगे होता। सर आप? मैं बहुत ख्वाहिश है, बहुत ज्यादा ख्वाहिश है, लेकिन सफर नहीं किया? पहुंचा नहीं कभी। बहुत दिल है कि किसी तरह जाके कश्मीर देखा हूं। जन्नत नजीर कश्मीर के बारे में आपकी क्या राय है? सियासी सवाल नहीं है ये। आई वुड लव टू गो। मेरा बहुत दिल करता है, कश्मीर पाकिस्तान की शान है। जी, 5 फरवरी तक की महदूद है या जज्बा वतनी या जहाद? कश्मीरी हमारे भाई हैं जी, एंड मैं उनका भाई हूँ और मैं हाजिर हूँ, मगर इससे आगे मैं आपको क्या बता सकता जहाद में शिरकत करेंगे? हूँ। किस जहाद में? अगर कोई मुसीबत पड़ी कश्मीर के हवाले से, जैसे कि पाकिस्तान में। ये फिर सियासी सवाल। आप देखिए, मैंने आपको कश्मीर न्यूज़ कहा चैनल। था मेरा सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आप मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं, आप मुझे पूछें कि अदालत की जुरिस्डिक्शन क्या होती है, आप मुझे पूछें एविडेंस कैसे होता है, आप मुझे पूछें वकला के मसाइल क्या हैं, वो मैंने मैं आपको पूछे सब सर बता आपसे, सकता हूँ। वो सब लेकिन आप- ये बाकी चीजों पे मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। वो सब आपसे- और ये वजह ये नहीं है कि मैं देना नहीं चाहता, इसकी वजह ये है कि मुझे पता नहीं है। कश्मीर न्यूज चैनल की सालगिरह 31 जुलाई 2026 को सर। इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही है, सर। जिसकी सरबराही जस्टिस इबादुर रहमान लोधी साहब फरमा रहे आप कर रहे हैं। हैं और मेहमान खसूसी आपके वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल पीर मसूद चिश्ती साहब हैं। सर। इस हवाले से कश्मीरी अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सालाना तकरीब है हमारी, गोल्ड मेडल अवार्ड है, इसमें इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को और अहम शख्सियत जस्टिस इबादुर रहमान लोधी, जिसकी जजमेंट आज भी बोलते हैं, मैं इन शख्सियात को क्या पैगाम देना चाहूंगा? कश्मीरी अवाम को। कश्मीरी अवाम को इन शख्सियात के हवाले से क्या पैगाम देना चाहूंगा? इबादुर रहमान लोधी साहब की हम जजमेंट्स रोज पढ़ते हैं जी, और बहुत अच्छी लिखी हुई जजमेंट्स होती हैं जी, और बहुत इंसाफ से भरपूर फैसले होते हैं। और पीर मसूद चिश्ती साहब जो हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और उनका दस्ते शफकत ना सिर्फ मेरे पे बल्कि और बहुत वकीलों पे है, और बड़ी मोहब्बत करते हैं। और उनकी सबसे खास बात यह है पीर साहब की कि बहुत रहमदिल आदमी है। जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो जूनियर्स आर नॉट वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। ठीक है जी, बट पीर साहब अपने जूनियर्स का, मैंने जो लोग बताते हैं, वो बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो ये उनकी बड़ी एक अच्छी बात है। हाँ जी। कश्मीरी अवाम को उनकी यकजहती के हवाले से क्या पैगाम देंगे? ये सियासी सवाल है जी। नहीं, कोई सियासी नहीं है सर, कि कश्मीर को मजबूत बनाने में कश्मीरियों का ही साथ है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल 100%। जो जद्दोजहद कुर्बानियाँ पेश की हैं उन्होंने, उस हवाले से मैं सवाल करूँ, कोई सियासी नहीं जी। कश्मीरियों ने कश्मीर के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी बहुत कुर्बानियां दी हैं। एंड मैं ये बड़े फख्र से कहता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट था जो मेरे अब छोटे भाइयों की तरह है, एंड ही इज फ्रॉम आज़ाद जम्मू कश्मीर। मैंने उससे ज्यादा मेहनती वकील
आज तक नहीं देखा। बिल्कुल। मैंने उससे ज्यादा पाकिस्तान से और कश्मीर से ज्यादा कश्मीर से मोहब्बत करने वाला शख्स आज तक नहीं देखा। मैंने तालीम से मोहब्बत मैंने किसी को नहीं करते देखा जितनी उसको है। और मुझे वो वक्त भी याद है जब वो लॉ कॉलेज में पढ़ता था, इसका नाम है खुरम अजीज। वो लॉ कॉलेज में पढ़ता था और शाम को ट्यूशंस पढ़ाया करता था, और फिर ट्यूशंस पढ़ाने के बाद एक लेबोरेटरी में एज ए लेबोरेटरी असिस्टेंट काम करता था, और बहुत मेहनत की, और जो कमाता था किताबों के ऊपर लगा देता था। सो माय फेवरेट स्टूडेंट एंड माय क्लोजेस्ट ally in the legal profession is this gentleman जिसने कभी किसी मुकदमे में रोस्टम पे अदालत में जब तक वो खड़ा नहीं हुआ जाके उसने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। क्राइम और जराइम के हवाले से लाहौर की क्या पोजीशन है? खराब है, काफी खराब है। तो इसको कैसे क्लियर किया जाए? आई थिंक वो कोई CCD बन चुकी है, और वो तो सिर्फ आवाम को मारने के लिए बनाई गई। नहीं जी, आप खवातीन को पूछे, वो आपको बताएंगी कि CCD के बनने से वो सिक्योर फील करती हैं। खवातीन की बात की सर, साइबर क्राइम की वजह से खवातीन बुरी तरह परेशान है। साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए? ये अभी वो आई थिंक NCCIA है, तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और साइबर क्राइम में कमी भी आ रही है। आई थिंक टीम ज्यादा करनी चाहिए, लोग ज्यादा करने चाहिए, क्योंकि ये देखें ये एक ये बहुत बड़ा मसला होता है कि क्योंकि लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान बहुत आवाम है, 24 करोड़ आवाम है, उसके लिए इदारा बहुत अच्छा बन गया है, इसके अंदर लोग ज्यादा होने चाहिए। इस्लाहात की जरूरत है जी, इस्लाहात से ज्यादा लोग बढ़ाएं जी, जो कि जिनके पास और ज्यादा से ज्यादा लोगों को केटर करने के लिए टाइम हो। आजकल साइबर क्राइम अरूज पे है जी। FIA की क्या खिदमत थी साइबर क्राइम के हवाले से? FIA की जी FIA जो पहले हमारा पेका एक्ट था ना जी, 2016 वाला, जी पहले वो FIA के साइबर क्राइम विंग होता था जो FIA का है, उसके बाद NCCIA बन गया। तो जब तक वो नहीं हो रहा था, FIA ने बहुत काम किया जब तक ये नया विंग नहीं बना था, और FIA ने बेतहाशा मुकदमे रिजॉल्व किए। वो ठीक है, उनसे उनकी जुरिस्डिक्शन से निकाल के एक प्रॉपर एक NCCIA को बना दिया गया, और वो शायद इसलिए बनाया गया कि एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि अब सिर्फ साइबर क्राइम को देख रही है, और FIA कैन डू अदर थिंग्स नाउ, बट FIA ने बहुत अच्छी खिदमत सर अंजाम दी। पंजाब हुकूमत की खिदमत से मुतमईन है आप? हाँ जी, उत्तर पंजाब नजर आता है आपको? हाँ जी, आता है, वाकई आता है। कोई शिकायत नहीं पंजाब हुकूमत की तरफ से? बिजली चाहती है तो आ जाए, उसके अलावा मुझे कोई शिकायत नहीं है। मकबूजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा कौम मुख्तार? जो कश्मीरी चाहें, तो करारदाद की तहत जो कश्मीरी चाहें जी, ये जो कश्मीरी चाहें वो होना चाहिए। मैं कोई नहीं होता बताने वाला जी। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का, बड़ी नवाजिश। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद।